Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In this section we will discuss about ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कि हमारे जो बॉडी में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, तो अब इस सेक्शन में उसी एंटीबॉडीज़ के टॉपिक्स को थोड़ा सा और एक्सीड करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो हमारे एंटीबॉडीज़ कैसे वर्क करते हैं। कि कोई भी एंटीजन बॉडी में आता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो पहले कौन से एंटीबॉडी बनते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम अगर एंटीजन का अटैक होता है सेम एंटीजन का, कौन से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और वो कैसे वर्क करता है उसका डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल immune response, right? immune response फ्रेंड्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी, क्या होता है? प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी ह्यूमरल रिस्पॉन्स, सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी क्यों बोला गया? प्राइमरी इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई भी एंटीजन का अटैक हुआ, जब भी कोई भी एंटीजन का अटैक होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तब जो एंटीबॉडी बनती है, तब जो एंटीबॉडी बनती है, उस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को बोलते हैं प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? किसमें? ब्लड में बनती है, इसलिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स आता है। अब उसके बाद सेम एंटीजन का अटैक होता है, फिर से सेम एंटीजन अटैक ऑन बॉडी, और इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, दैट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू द सेम एंटीजन इज नोन एज सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की। किसकी? प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की, राइट? देखिए, या तो जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या? एक पैटर्न को फॉलो करता है, राइट? कि वो पैटर्न क्या है उसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। ये नहीं लिख रहा है अभी, चलिए ग्राफ इसी से बना लेते हैं हम लोग, राइट? ये क्या है? इधर आपका टाइम है और इधर आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, टाइम के साथ में एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखिए, जब भी कोई भी एंटीजन का अटैक होगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तुरंत नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? कोई भी एंटीजन का अटैक हुआ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में। मान लिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होती है कि कुछ टाइम लगा, यहाँ पे क्या हुआ? एंटीजन का अटैक हुआ, एंटीजन अटैक, राइट? एंटीजन का अटैक होगा। अब एंटीजन का अटैक होगा तो टाइम के साथ साथ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, राइट? वो प्रोडक्शन एक पैटर्न को फॉलो करता है। उस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं कि क्या पैटर्न रहता है। ये पैटर्न होता है, राइट? अब इस पैटर्न को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इस पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कुछ फेज में। उस फेज को लिख लेते हैं पहले। वो फेज क्या है? जैसे ये टाइम गैप, जब एंटीजन का अटैक हुआ, मान ली एंटीजन का अटैक इस पे हुआ था,
या 0 टाइम पे एंटीजन का अटैक हुआ था और यहाँ पे जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। तो इस फेज को, जो गैप है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं? दिस फेज इज नोन एज लैग फेज, राइट। अब लैग फेज हुआ और लैग फेज होने के बाद में एक ऐसा टाइम है जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एक स्टडी रेट में, कंटिन्यूसली, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं, इस फेज को जो है हम लोग बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोलते हैं? लॉग फेज, लॉग फेज, राइट। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ जा कर के एक जगह पे रुक जाती है, यानी कांस्टेंट हो जाती है उस टाइम के लिए। तो जिस टाइम के लिए ग्राफ कांस्टेंट हो जाती है या रुक जाती है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू फेज। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू फेज, राइट। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एंटीबॉडी का अमाउंट जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंटीबॉडी का अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन। क्या बोलते हैं? फेज ऑफ डिक्लाइन। अभी इसको और एक्सप्लेन करते हैं एक बार। देखिए हुआ क्या कि जब भी एंटीजन का अटैक होता है तो तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनती है, तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनती है, राइट, क्योंकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने में कुछ टाइम लगता है। उस फेज को क्या बोलते हैं? लैग फेज, राइट। और ये लैग फेज कौन सा फेज है? दिस इज फॉलोड बाय द एंटीजन अटैक, राइट। इमीडिएट फेज दैट इज फॉलोड बाय द एंटीजन अटैक, एंड लॉग फेज इज द स्टडी रेट where antibody production takes place, antibody production takes place at steady rate, right। अब ये प्लेट्यू फेज क्या है? ये प्लेट्यू फेज होता है इक्विलिब्रियम फेज, इक्विलिब्रियम फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है कि जितने ज़्यादा एंटीजन है और उसी हिसाब से उसका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो ये है इक्विलिब्रियम फेज। अब क्या है कि एक स्टेज यहाँ आने के बाद क्या हुआ था कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया था। एंटीबॉडी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया तो अब क्या होगा कि एंटीजन ब्लड में कम होगी, एंटीजन ब्लड में कम होगी, मतलब एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एंटीजन का क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा, राइट। एंटीजन का कैटाबॉलिज्म होगा तो उसके बाद में एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे कम होगी। तो कुछ स्टेज के बाद में एंटीबॉडी भी धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या है? फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे एंटीजन का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ इसलिए क्या होगा? एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होगी, तो ये फेज ऑफ डिक्लाइन आता है। अब इक्विलिब्रियम फेज में क्या होता है? इक्विलिब्रियम फेज में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एंड एंटीजन का कैटाबॉलिज्म किससे? सेम रेट से हो रहा है, सेम रेट से हो रहा है। ये जो ग्राफ हमने बताया आपको कि एंटीजन अटैक और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में कुछ टाइम लगता है। तो टाइम लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एंटीजन का अटैक हुआ था, तो इसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसी को हम लोग जो है सेकंड टाइम एंटीजन का अटैक होगा तो उसमें देखेंगे कि वो जो है ग्राफ कैसा रहेगा। उस ग्राफ को हम लोग इसी में आगे ऐड करेंगे। तो ये हो गई प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होता है? टाइम लगता है,
काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में। और ये प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये कैरिड आउट होती है बाय IgM एंटीबॉडी, मेनली कौन सा IgM एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन्स, राइट। अब बात करेंगे सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की, तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टाइम में ग्राफ कैसा होगा उसको देखिए, ये भी रब कर देते हैं, अभी इसको ध्यान रखिएगा, वो काम आएगा आगे, राइट। तो ये क्या था, एंटीजन का अटैक हुआ था फर्स्ट टाइम एंटीजन का अटैक हुआ था, तो ग्राफ कैसे बना था, कुछ इस तरह से ग्राफ बना था, राइट। एंटीजन अटैक फॉर द फर्स्ट टाइम, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ, लैग फेज, फिर उसके बाद में क्या आया, लॉग फेज, प्लेटिव स्टेज एंड फेज ऑफ डिक्लाइन, ये हुआ। अब देखिए जब इसी एंटीजन का फिर से दोबारा अटैक होगा, क्या होगा, फिर से दोबारा अटैक होगा, तो तब ग्राफ कैसे आएगा, तब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, तब ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम अटैक ऑफ सॉरी सेकंड अटैक होगा, कौन सा अटैक, सेकंड अटैक ऑफ सेम एंटीजन। अब देखिए जब दूसरी बार सेम एंटीजन का अटैक हुआ तो बॉडी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करती है, और जो है जो लैग फेज है, ये लैग फेज इसमें बहुत कम होता है, मतलब टाइम नहीं लगता है सेकंड अटैक के बाद, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में टाइम नहीं लगता है, और तुरंत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, तुरंत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, और वो मैक्सिमम लेवल तक तुरंत पहुंचता है बहुत ही कम टाइम में। अगर यहाँ पे देखें टाइम गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे देखेंगे तो टाइम गैप बहुत ही कम है। तो सेकेंड टाइम सेम एंटीजन का अटैक होगा तो उसको बॉडी तुरंत रिकॉग्नाइज करती है। तुरंत रिकॉग्नाइज क्यों करती है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बने थे, वो कहती है कि भाई सेम एंटीजन है और ये डिजीज़ काउज करेगी, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है और टाइम कम लगता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने में। तो यहाँ पे जो हमने क्या था, फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजन था, और ये जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आया इसको बोलते हैं प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंड दिस इज़ मीडिएटेड बाय IgM एंटीबॉडी। अगर वहीं पे बात करें सेकेंड अटैक ऑफ सेम एंटीजन में, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्या, सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और इसके अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडी बनती है वो होती है कौन सी टाइप का, IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी। कौन सा टाइप का, IgG टाइप, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात कर लिया क्या, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो भी एंटीबॉडी बनता है चाहे IgM या IgG टाइप का, उसको बनने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, और वो कुछ फेजेस में होता है, जो मैंने फेज आपका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जो लैग फेज होता है आपके प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वो लैग फेज ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो लैग फेज कम होता है, राइट। और अगर एंटीबॉडी क्या मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है, तो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने में भी टाइम कम लगता है, और दैट सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय IgG एंटीबॉडी, एंड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय IgM एंटीबॉडी। अगर बात करें फ्रेंड्स कि एक देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ एंटीबॉडी, एक तो ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अगर वहीं पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो वहाँ पे देखिए क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब सेकंड टाइम जो एंटीबॉडी बनेगी वो फर्स्ट टाइम से बहुत ही ज़्यादा बनेगी, और वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, रैपिड होगी। इसको बोलते हैं इन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, दिस वुड बी वेरी रैपिड। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड, फास्ट, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज, this one is slow, will take
मोर टाइम, राइट। तो ये हो गई आपकी एंटीबॉडी की। अब आगे कुछ बचा है इसमें इम्यून रिस्पॉन्स में, और क्या बचा? ओवरऑल सारी चीज़ें हमने जो है कवर कर ली है। हमने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर ली, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर ली, और इसमें क्या है, फास्ट है, सारी चीज़ें बात कर ली। ओके, इसमें एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपको मैंने फेज बताया था प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में, ये मैंने बताया था आपका लैग फेज है। कौन सा फेज है? लैग फेज है। तो ये लैग फेज मतलब जो टाइम गैप लगा, ये टाइम गैप किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हमारा जो है टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये लैग फेज, दिस लैग फेज डिपेंड्स ऑन, लैग फेज मीन्स द टाइम गैप between the antigen attack and the antibody production is known as lag phase, and this lag phase depends on first nature of antigen, nature of antigen की एंटीजन किस प्रकार का है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, राइट। प्रोटीन है या फिर जो है और आपका कार्बोहाइड्रेट है या फिर उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। अब दूसरा जो है ये लैग फेज डिपेंड करता है एंटीजन का अमाउंट पे, इट्स अमाउंट, कि एंटीजन का अमाउंट कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। कम एंटीजन है तो हो सकता है कम एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये इस उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि कौन से रूट से एंटीजन आया। अगर ये एंटीजन आता है आईवी रूट से, कौन से रूट से? आईवी रूट से, तो जो भी आपका एंटीजन होगा वो मेनली क्या होता है कि एक्सक्रीट आउट होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले आईवी रूट है तो ब्लड में गया, ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन में जाता है, और सर्कुलेशन में जाके ये क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकता है, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, तो इस पे जा सकता है। और इस पे जाने के बाद में कहते हैं कि जो भी एंटीजन जो भी डिजीज़ काउज करना था तो वहाँ पे डिजीज़ काउज करेगा, और उसके बाद में इसका जो है 70 to 80% एंटीजन, 70 to 80% एंटीजन जो है दिस वुड बी ब्रोकन डाउन बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। अब जब उसमें ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट, ओके। तो 70 to 80% क्या हो जाता है, मतलब जो कैटाबोलिज्म हमने आपको बताया था, कैटाबोलिज्म होगा उसका एंटीजन का, और वो 70 to 80% क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आईवी रूट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर एंटीजन का रूट सबक्यूटेनियस रूट है, इफ़ द एंटीजन कम्स इन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट। तो अगर ये सबक्यूटेनियस रूट से आएगा तो मोस्टली जो है एंटीबॉडी आपका किस में चला जाएगा, मोस्टली एंटीबॉडी जो उसके सराउंडिंग लिम्फ नोड होते हैं, सराउंडिंग या नियर बाय लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, उसमें चला जाता है, राइट। और तो ये सबक्यूटेनियस रूट की बात हो गई। आईवी रूट की बात हो गई कि वो किसमें, लीवर, किडनी, लंग्स एंड हार्ट में चला जाता है, और उसके साथ साथ ये स्प्लीन में भी चला जाता है। लेकिन सबक्यूटेनियस रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट में लिम्फ नोड में जाता है, और स्प्लीन और ये इन ऑर्गन में, मेनली स्प्लीन की बात करें तो बहुत ही
कम अमाउंट स्प्लीन में जाता है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। तो उसके हिसाब से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका कौन सा है, तो वो लैग फेज वेरी कर सकता है, राइट। सबसे पहला नेचर ऑफ एंटीजन, उसका अमाउंट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ कौन सी स्पीसीज है उस स्पीसीज के अकॉर्डिंगली भी ये लैग फेज वेरी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीसीज ऑफ एनिमल, कौन सी एनिमल की कौन सी स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंगली भी ये लैग फेज वेरी कर सकता है। तो हम लोगों ने प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स IgM और सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें IgG की बात कर ली, और वो कौन से फेज में, जो 4 फेज मैंने बताया था, लैग फेज, लॉग फेज, प्लेट्यू फेज एंड फेज ऑफ डिक्लाइन, उनमें आपको पूरा बताया था कि प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। और लैग फेज की बात करें तो वो लैग फेज इन पॉइंट्स पे वेरी कर रहा है। और सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात कर ली, IgM, और ये वेरी फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स है और टाइम कम लगता है, उसमें लैग फेज की ड्यूरेशन कम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।